Welcome friends, welcome to our channel Digital दुनिया। एक्चुअली हम लोग किताब में बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड्स आप लोग अगर कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ अलग होता है। हम लोग पम्प्स के बारे में तो बहुत कोई पढ़े हैं, बहुत कुछ एफिशिएंसी उसका सब कुछ हम लोग पढ़े हैं, उसका जितना डायग्राम सब कुछ हम लोग पढ़े हैं। लेकिन क्या है कि जो प्रैक्टिकल एक्चुअली कॉलेज का सर्टिफिकेट अलग होता है। आप अगर कभी इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पे आपको बेस लेवल में काम करना है। जैसे कि कोई भी अगर आप सुपरवाइज़र बने या साइट इंचार्ज बने तो आपको बेसिकली उस पंप में क्या इशू आ रहा है वो आपको जानकारी रखना है। जैसे ग्लैंड लीकेज हो रहा है, मीन्स क्यों हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्लैंड लीकेज हो रहा है तो इधर ग्लैंड का क्वालिटी आपका पुअर है, क्योंकि जो सीलिंग कंपोनेंट जो है मैं आगे दिखाऊंगा। जो सीलिंग कंपोनेंट में हम लोग एक ग्लैंड को भी डालते हैं, इसका ऑप्शन और मैकेनिकल सील है, और एक स्पेशल टाइप ऑफ सीलिंग है जो टरबाइन या बड़ा जितना प्रिसिशन इक्विपमेंट होता है उसमें वो आता है, लेब्रिंथ सील। ओके, तो एज अ सुपरवाइजर या साइट इंचार्ज या जो भी है, मतलब आप अगर उस काम को लीड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उस इक्विपमेंट का पहला चीज़ मेंटेनेंस हिस्ट्री। ये सब चीज़ किताबों में नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा एक एक करके। एक तो जो भी इरेक्शन फेज अलग होता है, फिर कमीशनिंग फेज, फिर मेंटेनेंस फील्ड में कैसे काम को एग्जीक्यूट कराना है। ओके, तो किताबों में कभी लिखा नहीं रहेगा कि अगर ग्लैंड लीकेज हो रहा है तो आपको क्या सीखना है, क्या करना है या क्या इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग, पहले मैं आज इस वीडियो में थियोरेटिकल एक बार ओवरव्यू दूंगा, ओके, कि पंप के अंदर में क्या क्या पार्ट्स होता है, उसका क्या क्या बीमारी होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमको करना क्या है, तो सारा चीज़ मैं बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का आप लोग सब पढ़े हैं कि डायनामिक पंप है, रोटेटिंग एलिमेंट टू इम्पार्ट वेलोसिटी टू अ फ्लूइड, ओके, कन्वर्टेड इनटू प्रेशर विद इन द केसिंग, ठीक है। तो चलिए, एक अंदर में एक घूमने वाला इम्पेलर रहता है, ठीक है। इम्पेलर भी बहुत तरह का आता है, एक पहला ओपन, दूसरा है क्लोज इम्पेलर, ओके। अब क्या है कि इसके पर्पस क्या है, इस टाइप की क्या जरूरत पड़ा कि इस टाइप का एक ओपन बनाएंगे, एक क्लोज बनाएंगे। तो इसका पीछे ये लॉजिक है कि जहाँ पे हमारा जो मीडियम है, मतलब जिस लिक्विड को हमको पंप करके कहीं और भेजना है, वो लिक्विड अगर पूरा क्लीन है, मींस उसमें कोई डेब्रिज या कोई गंदगियाँ नहीं है, तो उसमें हम क्लोज इम्पेलर यूज़ करते हैं। जहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा ऐश है या डेब्रिज है, वो या गंदा पानी को हैंडल करने के लिए ओपन इम्पेलर, ओके। अब इम्पेलर भी एज पर अगर उसका एफिशिएंसी, मतलब इम्पेलर भी उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो दो तरह बनता है, एक आपका फॉरवर्ड वेन, दूसरा बैकवर्ड वेन। तो आप लोग पढ़े होंगे कि बैकवर्ड वेन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, मेरे से आप लोग ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है लैंटर्न रिंग, जो पंप का जो शेफ्ट है, ओके, ये हमारा केसिंग है से, तो शेफ्ट तो हमारा रोटेटिंग पार्ट्स है, ओके, और केसिंग हमारा फिक्स्ड है। तो ये दोनों के बीच में कोई एक कंपोनेंट रहेगा जो
बेसिकली रिलेटिव मोशन को जो प्रेजेंट करेगा, तो वो हमारा बियरिंग है, हर कोई जानते हैं। ओके, तो अगर रिलेटिव मोशन, अगर बियरिंग उस चीज़ को मेकअप दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। ओके, जिस पोर्ट से अंदर में जो भी लिक्विड रहेगा वो हाई प्रेशर मीडियम से वो बाहर आने का कोशिश करेगा, बिल्कुल। तो इस केस में अब डिज़ाइन में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सीलिंग कंपोनेंट रहेगा, ओके, जो शैफ्ट से अटैच रहेगा, ओके, और पानी को बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया सीलिंग कंपोनेंट। ओके, अब क्या सीलिंग कंपोनेंट का कूलिंग भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रहता है हमारा ग्लैंड पैकिंग सेट, या ओवरऑल इसको स्टाफिंग बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रहता है कि कभी प्लास्टिक का भी होता है, टेफलॉन का भी होता है, लैंटर्न रिंग जिसमें इस टाइप का होल्स रहेगा, फोटो में आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद ग्लैंड रोप, ओके, ठीक है। अब बात आता है कि ग्लैंड रोप आप अगर कभी लगाने जाएंगे, मतलब आप कभी भी अगर इंडस्ट्री विजिट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आप पढ़ लिए हैं किताब में कि ग्लैंड रोप को चेंज कर देंगे, लेकिन ग्लैंड रोप को लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है। पहला चीज़, ग्लैंड रोप तो पूरा सिंगल पीस आइटम आता नहीं है, बाजार से एक पूरा रोल खरीदने को मिलता है ग्लैंड रोप, ठीक है। तो पहला चीज़, आपको शैफ्ट का ओडी के हिसाब से आप काट लिए, चलिए मैं मान लिया कि आप काट लिए ग्लैंड रोप को, लेकिन उस ग्लैंड रोप का जो दो एंडिंग फेस रहेगा वो ऐसे 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। आप उसको ऐसे रिंग टाइप का बना के दो फेस को अगर ऐसे आमने सामने रखेंगे तो नहीं होगा, तो लीकेज अरेस्ट नहीं होगा। इसका बेस्ट तरीका है जो इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं कि दोनों एंडिंग फेस को ऐसे 45 डिग्री में काटना है, ओके। और ग्लैंड रोप कभी भी एक पीस नहीं लगता है, 3-4 एज पर उसमें कितना जगह है ग्लैंड फॉलोअर के बाद। तो हर जॉइंट 45 डिग्री के एंगल में लगाना है शैफ्ट में। मतलब मान लीजिए कि एक जॉइंट का फेस शैफ्ट के ऊपर में है, दूसरा इसका 45 डिग्री एंगल में होगा, ओके, और तीसरा होगा शैफ्ट के नीचे में। तो इस टाइप का 45 डिग्री के एंगल में ये जॉइंट को रखना है। इससे भी पहले आता है कि जॉइंट को काटना कैसे है, तो वो मैं बताया हूँ कि 45 डिग्री के एंगल में काटना है, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड को अंदर डाल के हम लोग ग्लैंड फॉलोअर को टाइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आता है शैफ्ट स्लीव। बेसिकली हम लोग शैफ्ट तो हम लोग यूज़ करते हैं, स्लीव को क्यों यूज़ करेंगे? स्लीव को इसलिए यूज़ करते हैं कि देखिए, एक शैफ्ट में बहुत कुछ चीज़ें होता है। ऐसे फोटो में आपको दिख रहा होगा कि यार ठीक है, एक तो कॉमन बार है, सॉलिड, यही शैफ्ट है। नहीं, इसमें कई सारा डायमेंशन सबका अलग अलग है, क्योंकि आपको इम्पेलर फिक्सिंग के लिए आपका की स्लॉट काटा रहेगा, ओके।
फिर बियरिंग का एक अलग उसका डायमेंशन होता है बियरिंग एरिया में, सॉरी बियरिंग एरिया में एक डायमेंशन रहेगा, फिर बियरिंग का एक लॉकिंग नाट रहेगा, फिर ग्लैंड फॉलोअर वाला एरिया में अलग रहेगा। ठीक है, तो एक शैफ्ट बनाने के लिए काफ़ी खर्चा आता है, सस्ता नहीं है ये। तो बेसिकली ग्लैंड हमारा शैफ्ट बार बार रिप्लेस करना ना पड़े, इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग स्लीव को यूज़ करते हैं, जिससे कि मान लीजिए यहाँ पे हम स्लीव लगाए, इसके ऊपर में हम ग्लैंड फॉलोअर लगाए। ठीक है, यहाँ पे इम्पेलर है, सॉरी मतलब स्लीव के ऊपर में हम ग्लैंड रोप लगाए हैं जो पानी को बाहर आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो स्लीव है ये क्या है, ये हमारा स्लीव को काटेगा। अगर हम स्लीव नहीं देंगे तो किसको काटेगा, शैफ्ट को काटेगा। तो अब शैफ्ट तो बहुत महंगा आता है, इसीलिए हम लोग स्लीव को यूज़ करते हैं, जिससे कि एक स्लीव का कितना कॉस्ट होगा, 5,000 to 6,000। तो इसको हम लोग बार बार रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्लीव लगाने का कॉन्सेप्ट आया। ओके, आपको हर चीज़ बेसिक से जानना पड़ेगा, क्यों शैफ्ट स्लीव यूज़ करते हैं। इसके बाद और एक आएगा इम्पेलर में वियरिंग। हाँ, ये रहा वियरिंग। वियरिंग का भी कॉन्सेप्ट सेम है। अगर कोई भी इम्पेलर का एक आई सेक्शन होता है, ओके, जो आई सेक्शन आपका जो केसिंग है, केसिंग के साथ एक क्लियरेंस रहता है बीच में। ठीक है, अब मान लीजिए कभी पंप, देखिए पंप कभी भी आइडियल कंडीशन में नहीं रहता है। तो कभी अगर वाइब्रेशन हुआ या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले इम्पेलर डैमेज होगा। ओके, तो इम्पेलर डैमेज ना हो इसीलिए इसके ऊपर और एक रिंग यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं वियरिंग। ओके, ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। तो ये पीडीएफ में हर चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ज्ञान या कुछ चीज़ें आपको ना इस पीडीएफ से मिलेगा और ना आपको थ्योरी से मिलेगा। ओके, तो अगर कोई भी डाउट है या क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल मैं एक पंप का ओवरऑलिंग और फिर उसके बाद असेंबली करना कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक किया जाता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक पंप केसिंग का एक फ़ोटो मैं अटैच किया हूँ इसमें। आगे आता है कि बियरिंग। अब देखिए बियरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंडस्ट्री में। पंप में गिने चुने कुछ प्रॉब्लम्स आता है। छोटा पंप का मैं बात बोल रहा हूँ, एक ग्लैंड से लीकेज होगा। अगर आपके मशीन में अगर मैकेनिकल सील है तो वो सील से लीकेज हो सकता है। सील में बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, उसका सीलिंग फेस, जो स्टेशनरी फेस और रोटेटिंग फेस जो है वो कभी कभी टूट जाता है। उसके अंदर में स्प्रिंग भी होता है। चलिए वो सब तो बड़ा चीज़ है, आगे देखूंगा। तो बियरिंग कई तरह का होता है। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो जर्नल बियरिंग है आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री विजिट करेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं इसका फ़ोटो शेयर कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। बड़ा बड़ा टरबाइन में बेसिकली जर्नल बियरिंग होगा। ठीक है, फिर थ्रस्ट बियरिंग हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये जो फ्लूइड फिल्म बियरिंग है, इसमें ये हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ओके, फिर उसके बाद बियरिंग नंबर एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप कोई भी पंप खोले
उसका मान लीजिए बेयरिंग डैमेज हो गया है, तो आपको बेयरिंग बाहर से खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदेंगे? तो बेयरिंग नंबर। अब बेयरिंग नंबर का कुछ कोडिफिकेशन है, लाइक मान लीजिए 6307। तो मैं यहाँ पे सब कुछ दे के रखा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है। अब मेंटेनेंस में जाएंगे तो ये सारा चीज़ का ज्ञान आपको रखना है, ठीक है। और इसके बाद मैं सीलिंग कंपोनेंट, एक तो ग्लैंड रोप मैं जिसके बारे में बताया हूँ, दूसरा मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील में क्या है इसमें जितना भी बड़ा बड़ा पम्प्स है, पहला चीज़ आपका लिक्विड का मीडियम, अगर लिक्विड में अगर कोई भी डेब्रीज या कोई भी गंदगियाँ नहीं है तो आंख बंद करके सारा मशीन में आपको मैकेनिकल सील देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल सील में क्या है कि इसका 2 पार्ट होता है, एक स्टेशनरी पार्ट, 2 रोटेटिंग पार्ट। ओके, रोटेटिंग पार्ट जो है ये शैफ्ट के साथ लॉक रहता है, स्टेशनरी केसिंग के साथ लॉक रहेगा। और ये दोनों पार्ट में एक एक सीलिंग सरफेस रहेगा जो आपस में टच करके घूमता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों फेस गर्म होगा, सो इसमें एक कूलिंग वाटर का भी प्रोविजन है जो इस सरफेस को कूल भी करेगा। तो हमारा पर्पस भी मिटिगेट किया और हमारा ये जो सीलिंग कंपोनेंट है ये डैमेज भी नहीं होगा। ओके, तो हर मैकेनिकल सील में एक कूलिंग मीडियम का भी एक लाइन रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेब्रिंथ सील। लेब्रिंथ सील के बारे में आप लोग किताब में शायद ना मिले, या अगर बीटेक एमटेक हायर स्टडी करेंगे तो उसको मिलेगा। तो लेब्रिंथ सील में क्या है कि बेसिकली लेब्रिंथ सील कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे देखने को मिलेगा? पहला चीज, ग्लैंड रोप के बारे में हम लोग पढ़े हैं। चलिए, अगर मीडियम वाटर है तो ये काम कर देगा, ठीक है। अब अगर मैकेनिकल सील होगा, ये भी सेम वाटर होगा तो कर देगा। क्या ये गैस को सील कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका मीडियम अगर गैस है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम लोग यूज करते हैं लेब्रिंथ सील। अब गैस, अगर आप लोग कभी अगर पावर प्लांट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो जनरेटर है, ओके, जो जनरेटर है, जनरेटर का जो शैफ्ट रहता है, शैफ्ट में ही बेसिकली आपका रोटर कॉइल उसी में ही रहेगा और स्टेटर कॉइल आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ये रोटर घूमता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये रोटर कॉइल गर्म होगा तो ये रोटर कॉइल को ठंडा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन हमारा है हाईली एक्सप्लोसिव्स, लेकिन तब तक वो हाईली एक्सप्लोसिव है जब तक उसका प्यूरिटी लोअर देन 90%। अगर H2 का प्यूरिटी अबव 90% रहेगा तब ये सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी इसी का ही होगा, सबसे ज़्यादा। मतलब मैं अगर कंपेयर करूँगा तो एयर से 14 गुना ज़्यादा इसका कूलिंग कैपेसिटी होगा हाइड्रोजन का। तो इंडस्ट्री में
जनरेटर कूलिंग के लिए हम लोग हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ओके, अब बात आता है तब हाइड्रोजन को सील कौन करेगा? ना मैकेनिकल सील कर पाएगा, ना हमारा ग्लैंड रोप कर पाएगा। उस केस में आता है लेब्रिन सील। तो लेब्रिन सील बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है? तो लेब्रिन सील में ऐसा रहेगा कि हमारा शेफ्ट में, आप लोग कभी अगर इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो शेफ्ट में क्या है कि इस प्रकार, मान लीजिए ये हमारा थ्रू आउट शेफ्ट है और केसिंग यहाँ पे एंडिंग होगा। ओके, तो इस जगह में ऐसे मेल फीमेल पार्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली केसिंग में सेम टू सेम फीमेल पार्ट रहेगा, ऐसे करके। अब ये जो गैप है बीच में बहुत ही माइनर रहता है, मतलब कोई भी मशीन का हम लोग तो ओवरहॉलिंग करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन में हम लोगों को ये सब चेक करना रहता है कि ये गैप क्लियरेंस कितना है। ठीक है, ये गैप सब मतलब माइक्रॉन्स में रहता है। ठीक है, तो इसका एक एक मेल फीमेल को एक सिंगल स्टेज बोलते हैं हम लोग। ओके, इंडस्ट्री लैंग्वेज में। तो हर स्टेज में अंदर में जो भी मीडियम है, जो भी मतलब गैस है, जो भी स्टीम जो भी है, तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। और लास्ट में हर स्टेज में प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर ड्रॉप होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेंस टू 0 के आसपास आ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ ट्रे टाइप का रहेगा जो इधर का हाइड्रोजन और इधर से भी हम लोग जनरेटर के केस में ऑयल प्रेशर देते हैं, तो दोनों एक साथ में ट्रे में आएगा, फिर हम लोग सेपरेट करते हैं। तो जो भी है, बोलने का मतलब है कि लेब्रिन सेल कैसे काम करता है। तो उसका मेल फीमेल पार्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद हर स्टेज में उसका प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, ऐसे प्रेशर ड्रॉप होगा। तो ऐसा है। तो आज यहाँ तक ही है। तो बेसिकली मेरा एक चैनल खोलने का मकसद ही है कि ये है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय हाँ किताबी ज्ञान तो था, लेकिन मैं जब इंडस्ट्री में आया उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें हमको नया नया टर्म सुनने को मिला। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, DND, कभी भी आप लोग इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो बोलते हैं कि डी साइड से लीकेज है, ND साइड में लीकेज नहीं है। तो क्या है, क्या ये डी साइड क्या होता है? तो मैं जब नया नया ज्वाइन किया था हमको नहीं पता था। एक वर्कर मतलब मेरे पे हंस रहा है, क्या साहेब आए इनको कुछ नहीं पता। तो बेसिकली डी मतलब ड्राइव एंड होता है, मतलब जिधर में आपका मोटर है। ओके, और ND मतलब नॉन ड्राइव एंड, मोटर के ऑपोजिट साइड। तो मैं अपना चैनल में ये सारा चीज़, मैं इंडस्ट्री में 10 साल काम कर चुका हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये जितना इंडस्ट्रियल लैंग्वेज है ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। और धीरे धीरे जैसे मैं जितना शॉर्ट्स डाला हूँ या बड़ा वीडियो जितना डाला हूँ इरेक्शन रिलेटेड, सारा चीज़ मैं शेयर करूँगा। जो भी है, चलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़रूर कमेंट भी करिएगा कुछ अगर जानकारी लेना है तो। थैंक यू।